जो क्वेश्चन बच जाएगा वो क्वेश्चन आप घर पर खुद बनाइएगा। उसमें 150 क्वेश्चन होगा लगभग। क्वेश्चन बनाना आपको है। हम यहाँ पर क्लास में कुछ क्वेश्चन बनवाने का मतलब ये हुआ कि हम आप में जो है वो हुंकार भर रहे हैं, आपको प्रोत्साहित कर रहे हैं, एक्साइटेड कर रहे हैं कि बंदे क्वेश्चन बनाओ, क्वेश्चन बनाओ, एनसीईआरटी पर आधारित क्वेश्चन बैंक उठाओ और क्वेश्चन बनाओ, क्योंकि यही तेरी जिंदगी को यही संवारेगा। ये हम आपको क्या करेंगे, एक्साइटेड करेंगे, आगाज करेंगे। तो कल किताब सभी आदमी ला रहे हैं। और फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन प्लीज, इफ एनीबॉडी हैज नॉट परचेज द बुक, प्लीज वो जाए और ऑफिस से रिसीव कर ले। ऑफिस में पैसा दीजिए, किताब ले लीजिए। कल आप सभी आदमी किताब के साथ आ रहे हैं। ओके, चलिए। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, इट वॉज बेस्ड ऑन, ये किस पर आधारित था? इट वॉज बेस्ड ऑन, इट वॉज बेस्ड ऑन considering few characters. It was based on considering few characters. It was based on considering few characters. बस इसकी यही खासियत है। ये वर्ड जो है few, ये few को आप अंडरलाइन कर देंगे या घेर देंगे, सर्कल कर देंगे। इसका यही जान है, इसका कैचिंग पॉइंट है ये। दिस इज द कैचिंग पॉइंट फॉर द आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। एकदम प्लांट हो या एनिमल हो, उसमें से कुछ ही कैरेक्टर को देखकर साइंटिस्ट ने उसे क्लासिफाई कर दिया। कुछ कैरेक्टर को देखकर, फ्यू कैरेक्टर, कुछ गुणों को देखकर साइंटिस्ट ने आनन फानन में प्लांट हो या एनिमल उसको वर्गीकृत कर दिया, क्लासिफाई कर दिया। एंड दिस इज कॉल्ड आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। एग्जाम्पल दे दीजिएगा। एरिस्टोटल, एरिस्टोटल proposed classification of animal classification of animal on the basis of presence or absence of आरबीसी। आरबीसी प्रेजेंट है कि नहीं, इसके आधार पर एरिस्टोटल साहब ने एनिमल को दो भाग में बांटा। अब वो सब लिखने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल है, एरिस्टोटल साहब ने प्लांट को तीन भाग में बांटा। प्लांट्स, वो भी आर्टिफिशियल सिस्टम ही था। into three categories.
based on height and habits. Heights and habit. हाइट और हैबिट के आधार पर प्लांट को 3 भागों में बांटा। तीसरा था सेक्सुअल क्लासिफिकेशन। सेक्सुअल क्लासिफिकेशन बाय बातचीत नहीं, सेक्सुअल क्लासिफिकेशन sexual classification by Carolus, sexual classification by Carolus Linnaeus, in which he classified plants into 24 categories on the basis of stamen और stamen के ब्रैकेट में मेल सेक्स ऑर्गन ऑफ फ्लावर। ये लिखना पड़ेगा आपको ब्रैकेट में, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन ऑफ फ्लावर। फ्लावर के मेल सेक्स ऑर्गन को स्टेमेन कहते हैं। उसको देख करके, सिर्फ उसी को देख करके, और कैरलोस लिनियस साहब ने पूरी दुनिया में जितने भी प्लांट थे उसको 24 भाग में बांट दिया। ये कुछ और नहीं बल्कि एक आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ही था। नहीं, कुछ नहीं देखा, वही तो कह रहे हैं। वो देखा और 24 भाग में बांट दिया। ये बात आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ भी नहीं है 24 भाग में। हाँ, थोड़ा चर्चा किया है सेक्सुअल क्लासिफिकेशन फायदा। तभी तो मैं बोल रहा हूं कि फ्यू, एक या दो कैटर को देख करके आप इतना बड़ा निर्णय ले लेते हो। इसी को क्या कहा गया? आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। रट लो। एरिस्टोटल साहब ने प्लांट को 3 भाग में बांटा। इट इज एन एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। एरिस्टोटल साहब ने प्लांट को 3 भाग में बांटा, वो भी वही हाल है। कैरलोस लिनियस ने पूरे प्लांट को 24 भाग में बांटा, स्टेमेन को देखकर, मेल सेक्स ऑर्गन को देखकर। ये भी इसको कहते हैं सेक्सुअल क्लासिफिकेशन। ये भी इसी का एग्जांपल है। ठीक है, आगे बढ़े। इसके बाद आया नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। या नेचुरल क्लासिफिकेशन, चलो लिख दिया तो ठीक है। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, या इसको इनफैक्ट ऐसे लिखा जाना चाहिए था, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। चलेगा दोनों, कोई टेंशन नहीं। नेचुरल क्लासिफिकेशन क्या था? नेचुरल क्लासिफिकेशन क्या था? आप इसे आप ऐसे यहां भी लिख सकते हैं, नेचुरल क्लासिफिकेशन। इसमें क्या किया गया? बोला भाई हम ऐसे नहीं करेंगे, हम प्लांट या एनिमल जिसको भी हम बांटेंगे, मेनली प्लांट को, तो हम सारे एक्सटर्नल और इंटरनल फीचर को देखेंगे। सारे एक्सटर्नल, ये नहीं कि सिर्फ हम फूल देख लिए और फूल में एक नहीं, फूल भी देखेंगे तो फूल का हर पार्ट देखेंगे, पत्ती देखेंगे, टहनी देखेंगे, हाइट देखेंगे, हर चीज देखेंगे। और अंदर की बातों को भी देखेंगे कि प्लांट के अंदर क्या है, कैसा टिश्यू है, कैसा सेल है। सारे चीजों को देखते हुए तब जाकर के हम प्लांट को कैटेगराइज करेंगे कि आप इस ग्रुप में हो, आप इस ग्रुप में हो। और इस तरह के सिस्टम को क्या कहा गया? नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। लिखिए, here in this classification system, here in this classification system, plants are
Plants were. Plants were categorized. Plants were categorized on the basis of external as well as internal characters. खास करके प्लांट को क्लासिफाई करना बहुत आसान होता है। अब एनिमल को पकड़ने जाओगे तो एनिमल काट लेगा, एनिमल को पहचानने जाओगे इसका क्या नाखून है, मुंह उठा के दोगे मुंह में काट लेगा, हाथ में काट लेगा, डर से भागोगे। इसीलिए एनिमल का क्लासिफिकेशन करना थोड़ा टफ काम है। लेकिन प्लांट को कोई टफ काम नहीं है, न प्लांट देखकर आपको हंसेगा, ना आपको देख के रोएगा, ना कोई ऐसा कोई खास खतरा है। इक्की दुक्की में थोड़ा कांटा वाटा रहता है, अलग चीज है, वरना कोई खतरा नहीं होता है। इसीलिए सब साइंटिस्ट ने सबसे पहले अगर क्लासिफिकेशन काम करने की कोशिश किया तो सब प्लांट्स पे ही लग जाता है। इसीलिए बात बात में सिर्फ प्लांट्स का ही दिया रहेगा, एनिमल का दिया हो नहीं रहता, क्योंकि आसान है थोड़ा। तो यहाँ पर जो भी प्लांट को क्लासिफिकेशन करने का काम किया गया वो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों फीचर्स को कंसीडर करते हुए, वही हुआ। यानी इनका कहना क्या हुआ, ये भाई साहब का कहना हुआ कि सर आप ये भी लिख सकते थे कि मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी। तो मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है? मॉर्फोलॉजी मतलब क्या होता है? एक्सटर्नल फीचर्स का अध्ययन। यानी बाहर से आप देखते हैं कि पत्ता कैसा है, हरा है कि क्या है, बड़ा है कि छोटा है, कैसा है, इसे इसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्सटर्नल अपीयरेंस, बाहर से कैसा दिख रहा है, इसी को बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। क्या बोलते हैं? और अंदर की बात अगर देखते हैं कि सेल कैसा है, टिश्यू कैसा है, इसका मतलब आपने उस पत्ता को काटने के बाद आपने माइक्रोस्कोप में देखा, ठीक है, और तब अंदर की बातों का अध्ययन किया। इसलिए स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एनीथिंग, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड एनाटॉमी। तो वही बोल रहा है कि सर आप ये भी लिख सकते थे कि मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी, ठीक है, वो हमने नहीं लिखा। चलिए आगे। इसमें क्या ड्रॉबैक्स हुआ, थोड़ा सा यहां पर लिखना, हेयर, यहां फाइलोजीनी पर विचार नहीं किया गया। हेयर फाइलोजीनी, और फाइलोजीनी का मतलब आप लिख लीजिए, आपको एक बार और बताए हुए थे, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप या हिस्ट्री आप बोलेंगे तो उससे भी काम चल जाता है। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप उसी को बोलते हैं फाइलोजीनी, was not considered, उसको कंसिडर नहीं किया गया, was not considered। और उसके बाद तब आया कौन चीज? फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन, फाइलोजेनिक या फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। ये बहुत जानदार और शानदार रहा, ये सबसे लास्ट वाला फाइलोजेनेटिक या फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन बहुत शानदार रहा, क्योंकि इसमें सारी बातों पर विचार किया गया, इंटरनल एक्सटर्नल फीचर्स और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इसलिए द बेस्ट था ये। फाइलोजेनिक या फाइलोजेनेटिक दोनों लिख सकते हैं। फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन लिखो ना, क्या दिक्कत है? लिखा गया? चलिए लिखिएगा, यहां पर लाइन थोड़ा जगह है, या यहां लिखो, इस साइड से लिखिए, हेयर इन दिस क्लासिफिकेशन सिस्टम external features, internal features,
and evolutionary relationship are considered। इसीलिए तीनों क्लासिफिकेशन सिस्टम में ये सबसे बेस्ट है, बहुत अच्छा है। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप आर कंसिडर्ड, लिखेगा इट इज द बेस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम, it is the best classification system of एंजियोस्पर्मिक प्लांट। ये सारा कहानी एंजियोस्पर्मिक प्लांट पर ही था, क्योंकि दुनिया में जहां भी देखो तहां एंजियोस्पर्मिक प्लांट ही है, तो क्लासिफिकेशन भी तो इसी को न करना है, इसलिए एंजियोस्पर्मिक क्लासिफिकेशन सिस्टम पर आधारित ये सब था। सो इट इज द बेस्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट। एंजियोस्पर्मिक प्लांट का सबसे अच्छा क्लासिफिकेशन यही था, क्योंकि इसमें इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पर विचार किया गया, कौन पहले आया तब बाद में आया। इसका एग्जाम्पल, प्लांट को 5 भाग में बांटा गया। एग्जाम्पल इसने ही दिया, लिखो अकॉर्डिंग टू फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन, या फाइलोजेनेटिक भी लिख सकते हैं, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम plants are categorized into 5 groups। पहला थैलोफाइटा, दूसरा ब्रायोफाइटा, तीसरा सबको रटवाए हुए हैं टेरिडोफाइटा, चौथा जिम्नोएस्पर्म, पांचवा एंजियोस्पर्म। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं, एक एक करके शुरू करेंगे। सबसे पहला शुरू करते हैं थैलोफाइटा। आज दर्द कर रहा हाथ। पहले देखो पढ़ाई को तवज्जो दो, है ना, इतने गर्मी में आप मेहनत करके आते हो ना, तो पहले पढ़ाई, क्यों, तब गाना, है ना। आपके बीच बहुत अच्छा कलाकार बैठी हुई है यार, प्रेरणा बहुत अच्छा गाना गाती है, अच्छा हारमोनियम भी बजाती है। हम तो बात बोलना भूल गए आप लोग को बहुत दिन। कभी प्रोग्राम होगा तो उसको लाएंगे यहाँ पर, हारमोनियम प्ले करके बजाती है, हारमोनियम प्ले करती है, अच्छा गाना गाती है। मेरे पास हारमोनियम है, तो इनके मम्मी पापा आए हुए थे, तो मम्मी पापा के साथ हम लोग वहां पर जो है 1 घंटा आधा घंटा गाना उन्हें गाए, ये भी बहुत गाना गाई। आप भी, अरे क्या बात है, तो आपको ही मौका मिलेगा, आपको ही मौका मिलेगा, जब भी प्रोग्राम होगा तो मौका मिलेगा। बुलाते हैं कभी कभी बच्चों लोग को बुलाते हैं कि तो एक गाना तुम ही गाओ। एंजियोस्पर्म। चलिए तो अब हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं प्लांट किंगडम में। सबसे पहला हम लोग एक एक करके सारे के बारे में पढ़ेंगे, एंजियोस्पर्म को छोड़कर सबके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि एंजियोस्पर्म पर तो चैप्टर ही है। चलिए तो पहला शुरू करने जा रहे हैं थैलोफाइटा। आपके एनसीईआरटी में थैलोफाइटा वर्ड नहीं लिखा है, आपके एनसीईआरटी में डायरेक्ट लिखा है एल्गी। क्या लिखा है, एल्गी। तो चलिए शुरू करते हैं, पेज पलटे, जल्दी जल्दी करो। तो याद ही है सबको, याद रखिए 5 ग्रुप आप करो जाइए, 5 ग्रुप 5 प्लांट का नाम बोलिए।
टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म। बहुत बढ़िया, 5 ग्रुप का नाम। चलिए शुरुआत करने जा रहे हैं हम लोग। लिखिए थैलोफाइटा, थैलोफाइटा ब्रैकेट में एल्गी, थैलोफाइटा और अंडर ब्रैकेट एल्गी। 3-4 बात तो आप वैसे भी आराम से बता सकते हैं कि जब भी थैलोफाइटा आया था, एल्गी आया था, तो उसको कहां रहने की आदत थी, पानी या मिट्टी पर? पानी में। तो आराम से लिख सकते हैं कि दे आर एक्वेटिक। एक लाइन सोच सोच के लिखोगे तो फिर मजा आ जाएगा। दे आर एक्वेटिक, वे पानी में रहने वाले होते। दे आर फोटोसिंथेटिक, वो फोटोसिंथेटिक होते हैं, अपना भोजन खुद फोटोसिंथेसिस से बना लेते हैं, यानी दे आर ऑटोट्रॉप या एटोट्रॉप। दे आर ऑटोट्रॉप। कितना आसानी से आपने बोल दिया, 3 लाइन तो बातें खत्म हो गई। अब बात यह रही कि ये प्लांट सबसे पहले धरती पर आया था, और इसका नाम क्यों पड़ा थैलोफाइटा? क्योंकि देखो भैया, थैलो फाइटा मने पौधा होता है, थैलो मने थैलस। और थैलस का मतलब क्या होता है? थैलस का मतलब क्या होता है? थैलस का मतलब होता है ऐसा बॉडी, जैसे मान लो अगर हम लोग को अभी कोई भी देख लेगा, देखे तोहर ई नाक छियो, ई तोहर कान छियो, ई तोहर हाथ छियो, यानी पूरे बॉडी के एक एक अंग के बारे में बता देगा, एकदम पूरा क्लियर कट है। लेकिन कभी कभी जैसे मान लो अभी हम अगर मैं आपके सामने एक छोटा सा पौधा उखाड़ के लाऊं, एक छोटा सा पौधा उखाड़ के लाऊं और मैं आपसे पूछूं भाई साहब ये क्या है, तो हम लोग एकदम तुरंत सर ये तो प्लांट है, सर ये तो प्लांट है। हम बोले कैसे समझ गया प्लांट है रे? कहा सर ये देखियो, ई भेले जड़ यानी रूट, ई भेल अहाँ के नहीं मने कर, ई भेल स्टेम तना, ई भेल लीफ। देखियो क्लियर कट है, रूट स्टेम लीफ, रूट स्टेम लीफ, जड़ तना और पत्तियां। सर हम लोग हमारे आंखों को एकदम क्लियर कट दिखाई दे रहा है, इसलिए आंख मूंद के कह सकते हैं ये मेढक नहीं है बल्कि ये प्लांट है ना, एकदम बिल्कुल प्लांट है। लेकिन आज आपको मैं एक ऐसा प्लांट भी दिखाऊंगा, आपकी दुनिया में कुछ ऐसे प्लांट भी मिलेंगे जिसको देख करके तुम कभी भी देखोगे ये प्लांट है। जैसे मान लो आपके चापा नल पर, आपका चापा नल है भैया, वो चापा नल कहते हैं, भले आप चापा कल कहते हो अलग बात है, चापा कल वर्ड नहीं होता है, चापा नल होता है। खैर चलो हम चापा कल ही बोलते हैं आपके साथ। आपके चापा कल पर जो वर्ड जो काई होता है, काई इसको बोलते हो कजली बैग ना, वो क्या है? वो प्लांट है, वो एल्गी है। सर वो प्लांट है, वो एल्गी है, पता? चलो यहाँ देखो सब सामने में, ये जो देख रहे हो आपको, ये गोवा का जो स्विमिंग पूल है, ये गोवा का जो बीच है, कितने नारियल हैं और पूरा समुद्र का क्या नजारा है। ओहो क्या नजारा है, इस गोवा बीच में जाओ और देखो वो जो ग्रीन ग्रीन इस पोखर में है वो क्या है। एक ग्रीन को उठा लो, एक ग्रीन को उठा लो, वो ग्रीन क्या है? वो एल्गी है। और जब उसको उठा के अपने हाथ पर लोगे और जब उसको गौर से देखोगे ना, जब उसको हाथ पर उठा के देखोगे, जा ये प्लांट है। तेरी इसमें किधर रूट है जी? इधर ना रूट का पता ना शूट का पता, कुछ नहीं पता चल रहा है यार। इस पूरे को क्या कहा गया? एल्गी। यानी आपने क्या देखा कि ऐसा प्लांट का बॉडी जहां पर रूट, स्टेम और लीफ तीनों को डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाए, तीनों मिलके एक हो जाए और डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाए, तो इसी को हम लोग ऐसे प्लांट बॉडी को क्या कहते हैं? थैलस। तो एल्गी का बॉडी कैसा होता है? थैलस। और एल्गी के बाद हम शुरू करेंगे ब्रायोफाइटा, तो आपको बताएंगे कि शुरुआती में कुछ ब्रायोफाइटा ऐसे थे, उसका बॉडी भी थैलस के आकार के, उसका बॉडी भी थैलस था, क्योंकि एल्गी से ही किसका निर्माण हुआ है? ब्रायोफाइटा का, यानी थैलोफाइटा से ही ब्रायोफाइटा बना। तो थोड़ा बहुत ब्रायोफाइटा का तो गुण तो मिलेगा ना एल्गी से भी। तो कुछ कुछ ब्रायोफाइटा भी थैलस क्या थैलस है, और कुछ ब्रायोफाइटा देखने के बाद लगेगा हाँ ये सर ये लगे छे प्लांट छिए, ये बुझाई छे पत्ती छिए, एना एना, है ना। तो जनाब इसका बॉडी कैसा होता है? थैलस। ये कहाँ पाए जाते हैं? पानी में, यानी एक्वेटिक। और एक्वेटिक में कहाँ कहाँ? ये फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, ये मेराइन वाटर में भी पाए जाते हैं, और दोनों का मिक्सचर जहाँ होता है, जहाँ नदियां समुद्र में मिलती हैं, जहाँ नदियां समुद्र में मिलते हैं, उस पानी को क्या कहते हैं? ब्रैकिश वाटर। क्या बोलते हैं? ब्रैकिश वाटर कैसा है? क्योंकि देखो
नदी का पानी समुद्र में मिल रहा है और समुद्र के पानी में सॉल्ट का मात्रा ज्यादा रहता है, नमकीन, दोनों के मिक्सचर वहां हो जाते हैं तो वहां पर नमक की मात्रा कम होती है, ना तो वो मीठा जल हुआ ना ही समुद्र हुआ, दोनों के बीच बीच का हो जाता है, इसलिए ऐसे पानी को ब्रैकिश वाटर कहते हैं, BRAKISH, ब्रैकिश वाटर बोलते हैं, और ब्रैकिश वाटर में भी ये मिलता है, तो तीनों प्रकार के पानी में मिलता है। ठीक है, तो ये हुआ एल्गी। अब एल्गी के बारे में और भी बहुत सारी बातें, ऐसा नहीं कि एल्गी सिर्फ पानी में ही मिलता है, अब थोड़ा थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट भी इसका क्या है, रहन सहन है। जैसे मान लो कोई पत्थर फेंका हुआ है और पत्थर पर काफी पानी, हमेशा पानी टपकते रहता है कहीं कहीं से, यानी नमी काफी है, तो उसको बोलते हैं मॉइस्ट स्टोन, मॉइस्ट स्टोन। तो उस पर भी क्या पड़ेगा, काई लग गया कजली, तो वहां भी आ गया। मान लो कहीं मिट्टी है और मिट्टी पर पानी का बहुत अंश है, पानी हमेशा पार करते रहता है अगल बगल से, तो वहां भी आ गया कजली, तो उसको बोलते हैं मॉइस्ट सॉइल। तो मॉइस्ट स्टोन, मॉइस्ट सॉइल, मॉइस्ट वुड, कोई लकड़ी का टुकड़ा फेंक दिए पानी में, वहां भी एल्गी लग जाता है। उसके बाद इतना ही नहीं, अब एल्गी दो जगह और रहता है। एल्गी एक जगह फंगस से लिपट जाता है, एल्गी जो आपको पढ़ाए हुए भी हैं, एल्गी फंगस से लिपट गया तो बना दिया लाइकेन। और आपको लास्ट में ऐसी बात बताऊंगा कि तुम आश्चर्यचकित होगे, एल्गी जो है एनिमल के बॉडी पर भी उग जाता है। क्या बात करते हैं सर आप, एल्गी प्लांट है और वो एनिमल के बॉडी पर उग जाएगा, कैसी बात करते हैं, एग्जांपल बताइए। एक स्लॉथ नाम का एनिमल है, स्लॉथ दुनिया का सबसे स्लोएस्ट, दुनिया का स्लो एनिमल, एक बार प्लांट पर बैठेगा, बंदा ये भालू से मिलता जुलता होता है, उसका मुंह भालू से मिलता जुलता रहेगा, ऐसे प्लांट को इतना इतना बड़ा हाइट रहेगा, इतना इतना, एक बार ऐसे करके पेड़ को पकड़ करके ऐसे मुलुर मुलुर देखता रहेगा, लगेगा थोड़ा पांडा टाइप का लगेगा। हाँ ठीक है, तो वो जो है वो क्या स्लॉथ है, स्लॉथ। अब स्लॉथ इतने चलेगा, धीरे धीरे ऐसे चलेगा, पतुर माने 1 मिनट क्या 10 मिनट में इतना दूरी तय करता है वो, हल्का सा ऐसे खिसक के पता चलेगा कि वहीं है, मेरा मुंह देखिए है ना, ये है स्लॉथ। तो ऐसा स्लॉथ होता है, इतना स्लो होता है कि एल्गी को लगता है क्या कि ये भी कोई निर्जीव चीज ही है, कोई पड़ा हुआ, कोई फेंका हुआ, वहां भी उग जाता है। पानी उसके बॉडी पर, बारिश का पानी पड़ रहा था, टप टप पड़ ही रहा है, पत्ते से पानी गिर रहे हैं, बॉडी पर टप टप पड़ रहा है, इसे पकड़े हुए हैं, हाँ, तो उसके बॉडी पर एल्गी उग जाता है। तो इसीलिए एल्गी, स्लॉथ किसी एनिमल के बॉडी पर भी उग जाते हैं। ये हुआ एल्गी की कहानी। अब एल्गी कहता है फोटोसिंथेसिस कर लेता है, तो एल्गी को बांटा गया, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के आधार पर एल्गी को 3 भागों में बांटा गया। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, उसका मॉर्फोलॉजी, उसका रूप रंग जो है, उसके आधार पर एल्गी को 3 भागों में बांटा गया। तो हम कुछ भी लिखाने से पहले एल्गी का पूरा हम रटवाना चाहेंगे एग्जाम्पल। मेरा ये स्टाइल है, एल्गी पढ़ाने का मेरा स्टाइल यही है, कोई भी चीज पढ़ाते हैं तो मेरा कहना यह है कि उसका एग्जाम्पल पहले रट जाओ, ऐसा रट जाओ कि बचपन से 55 तक याद रहे, तो कॉन्फिडेंस होगा, एक भी क्वेश्चन गड़बड़ नहीं होगा। इसीलिए हम एल्गी का 3 एल्गी बांटा गया, 3 एल्गी को 3 ग्रुप में बांटा गया, और तीनों का पहले हम एग्जाम्पल रटवा देंगे, और उसके बाद हम शुरू करेंगे कि एल्गी कहां पाया जाता है। एल्गी पानी में पाया जाता है, एल्गी फोटोसिंथेसिस, सर ये सब हम लोग आता ही है, लेकिन फिर भी हम लिखाएंगे। लेकिन एल्गी को 3 भागों में बांटा गया, तो पहले कौन, ग्रीन एल्गी, और इसको हम लोग कहते हैं, 3 ग्रुप का नाम है क्लोरोफाइसी। तो एक काम करो ना, हमारे पढ़ाने के जब स्टाइल ही अलग है, तो आप सबसे पहले ऐसा लिखो तो एल्गी इज डिवाइडेड इनटू, लिखो 3 कैटेगरीज, 3 कैटेगरीज क्लोरोफाइसी, या ब्रैकेट में लिखो क्लासेस। 3 क्लास में बांटा गया, 3 कैटेगरी में बांटा गया। कौन कौन क्लास, तो एक है क्लोरोफाइसी, एग्जाम्पल ग्रीन एल्गी। बायोलॉजी में जहां भी क्लोरो वर्ड आ जाए, क्लोरो का मतलब ग्रीन। दूसरा है फियोफाइसी, फियोफाइसी
इसका एग्जाम्पल है ब्राउन एल्गी। तीसरा है रोडोफाइसी। रोडोफाइसी एग्जाम्पल है रेड एल्गी। एग्जाम्पल है रेड एल्गी। एल्गी को 3 क्लास में बांटा गया, 3 कैटेगरी में बांटा गया, क्लोरोफाइसी, थियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। क्लोरो मतलब होता है ग्रीन, थियो मीन्स ब्राउन, रोडो मीन्स रेड, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी। और जब इसका एग्जाम्पल हम रटवा देंगे तब हम शुरू करेंगे इट इज फाउंड इन, ये वो जितना होता है सब कुछ सब लिखा देंगे। कल वो काम कल होगा। यहां एग्जाम्पल लिखिएगा सब आदमी। वॉल्वॉक्स, स्पाइरोगायरा, वॉल्वॉक्स, स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, CHARA चारा, हम इसको चारा पढ़ते हैं, कोई कोई कारा भी पढ़ता है, चारा, क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास, क्लैडोफोरा, क्लैडोफोरा, क्लोरेला, क्लोरेला इटीसी, क्लोरेला इटीसी। वॉल्वॉक्स, स्पाइरोगायरा, इलोथ्रिक्स। अब देखो ना कितने एग्जाम्पल्स हैं, और भी है यूटोरिना, बट इतना लिखो। ब्राउन एल्गी का एग्जाम्पल है एक्टोकार्पस, डिक्टाइओटा, डिक्टाइओटा, सारागासम, सारागासम, फ्यूकस, लेमिनेरिया। चलिए रेड एल्गी की बात करता हूं। इसमें इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं? पोर्फायरिया, पॉलीसिफोनिया, ग्रेसिलेरिया और जेलिडियम। आज समय की समाप्ति हो चुकी है। कल जब हम लोग मिलेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको इसका निमोनिक बनाएंगे। ट्रिक मेरा बना हुआ है, निमोनिक बना हुआ, निमोनिक पर आधारित इसको हम लोग क्या करेंगे, एकदम पूरा याद करेंगे अच्छे तरीके से। एक भी मिस नहीं करोगे, कहीं भी कंफ्यूज नहीं करोगे। एक बार मैं बोलूंगा ब्राउन एल्गी का एग्जाम्पल बताओ, फटाफट बोल दोगे। लेकिन आप अपनी कोशिश करके आना सब अपने घर पर से। एक बार आप कोशिश करके आना, आंख बंद करके बोलने की कोशिश करना, देखता हूं। और जो सबसे टैलेंटेड विद्यार्थी होगा उसको तुरंत याद हो जाएगा, एकदम तुरंत। तो याद करने का भी एक तरीका होता है, तजुर्बा होता है। और बाकी हम तो हैं ही, कल इसको ऐसा रटवाएंगे कि फिर आपका भी दिल खुश हो जाएगा, दिल बाग बाग, गार्डन गार्डन हो जाएगा। वो कल की बात। फिलहाल यहीं तक आज क्लास को रहने दीजिए। और कल जो आप लोग का गाना सुनने का जो मन है, उस गाना सुनने का भी मन जो है वो कल आपका मैं पूरा करूंगा। कल हाथ में दर्द भी रहेगा तो भी हम गाएंगे। आज हम नहीं गाए, चलिए टाइम हो चुका है, कल पक्का गाऊंगा। नहीं, कल हम गाना गाएंगे ही। आइए आइए बेटे, कल गा देंगे बेटा, प्रॉमिस है।